Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to start our most important topic of class 12th, that is optics. Students, optics आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हमने अभी तक ये सीखा है कि लाइट से रिलेटेड हमें जो भी फिनोमिनाज पढ़ने होते हैं हम ऑप्टिक्स के अंडर पढ़ते हैं. सो ऑप्टिक्स इज बेसिकली क्या है? ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट. अब लाइट से रिलेटेड स्टडी करने के लिए आपको इसके दो नेचर पढ़ने पड़ते हैं, जो कि हमारे 12th क्लास में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं. पहला नेचर रे, जिसको हम 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, एंड दूसरा नेचर है इसका वेव नेचर, जिसको हम 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं. हमें बेसिकली रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के अंदर इनको जस्टिफाई करने के लिए, इनको समझने के लिए कुछ एक फिनोमिनाज पढ़ने हैं. रे ऑप्टिक्स में जो जो फिनोमिनाज हमें पढ़ने हैं वो सारे फिनोमिनाज हम ऑलरेडी 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. बस इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके पढ़ाया हुआ है 12th क्लास के अंदर. जैसे कि पहला कंसेप्ट है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा कंसेप्ट है हमारा रिफ्रैक्शन, तीसरा कंसेप्ट है हमारा डिस्पर्जन, चौथा कंसेप्ट है हमारा स्कैटरिंग. ये सारे वो कंसेप्ट्स हैं जो हमें 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने हैं. और वेव ऑप्टिक्स को जस्टिफाई करने के लिए भी हमें ऐसे ही दो तीन कंसेप्ट दिए हुए हैं. वेव ऑप्टिक्स बेसिकली 12th स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है. इससे पहले आपने वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक भी टर्म नहीं पढ़ी हुई है. हाँ, 11th क्लास के अंदर आपने साउंड से रिलेटेड जो चैप्टर सबसे लास्ट में आता है, वेव एंड ऑसिलेशन, उसमें साउंड के साथ रिलेट करके इसके जो पहला फिनोमेना हम लाइट के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरफियरेंस. दूसरा फिनोमेना जो हम लाइट के लिए पढ़ते हैं वो है डिफ्रैक्शन. तीसरा फिनोमेना पोलराइजेशन. ये फिनोमिनाज हैं जो हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे. अब इन सबको हम हमारा नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है उनके अंदर हम वेव ऑप्टिक्स से ही स्टार्ट करेंगे. रे ऑप्टिक्स को हम बाद में कंप्लीट करेंगे. वेव ऑप्टिक्स की थोड़ी ज्यादा डिमांड आ रही थी, दैट्स व्हाई मैं वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं. रे ऑप्टिक्स को हम बाद में क्लियर करेंगे. अब पहली चीज, वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए या वेव ऑप्टिक्स के जितने भी मैंने फिनोमिनाज लिखवाए हैं वो करने से पहले आपको वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक मेन टर्म पढ़नी पड़ती है जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट. एक चीज जान ले सबसे पहले कि आप लाइट को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते ही क्यों हैं. रे ऑप्टिक्स में ऐसा क्या है जो वेव ऑप्टिक्स में नहीं है, और वेव ऑप्टिक्स क्यों आया जबकि रे ऑप्टिक्स हमारे पास था. सो स्टूडेंट्स, ये सारे डिफरेंस हमें पढ़ने के लिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को एक बेसिक टर्म ऑफ डिफरेंस के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा. और वो बेसिक टर्म ऑफ डिफरेंस है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम हर एक लाइट सोर्स से निकली हुई लाइट रेज को स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाते हैं. बट जब हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं हमारा जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन में आता है, वो फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं. जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है उसके अंदर देखो, एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखी हुई है. ओके, ये सोर्स ऑफ लाइट इस स्लिट मींस एक छोटा सा छेद, किसी भी शीट के अंदर एक छोटा सा छेद. हाँ, इस स्लिट के अंदर से जैसे ही ये पास करेगा, अकॉर्डिंग टू रे स्लिट जो है हमारा यहां से यहां तक ऐसे फैला हुआ है ना. अगर ये स्लिट का अपर्चर में सर्कुलर मान के चल रहा हूं इस टाइप से,
तो इस स्लिट से निकलने वाली इमेज कैसी बननी चाहिए हमारी स्क्रीन के ऊपर? हाँ, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स ये बिल्कुल बिल्कुल सेम साइज का ऐसा सर्कुलर इमेज बनेगा ना, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेव ऑप्टिक्स आया ही क्यों। अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स इस सर्कुलर अपर्चर का जो इमेज है, इस सर्कुलर जो हमारा सोर्स है उसका इमेज है वो ऐसा बनना चाहिए, बट एक्चुअल में कैसा बनता है? ऐसा बनता है। आपके डेली लाइफ में भी ऐसे फिनोमिना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि आप किसी बंद अंधेरे कमरे में हो, उस कमरे में से अगर कहीं से भी लाइट आ रही है तो वो लाइट आपके पूरे कमरे को ब्राइट करने की कैपेबिलिटी रखती है। या फिर उस सोर्स से जो सामने वाली वॉल है आपकी, उसके ऊपर उस सोर्स की छेद होगा इतना सा, उसकी इमेज बनेगी बहुत बड़ी। ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स लाइट तो सीधी सीधी चलती है, बट फिर भी ऐसा जो हो रहा है वो हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमिना के कारण हो रहा है। डिफ्रैक्शन बेसिकली होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर व्हाइल स्ट्राइक विद एनी ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस क्या होता है? जो अपने अंदर से लाइट पास ना होने दे, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे लाइट के रास्ते में। जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल को फेस करती है, हाँ, तो वो लाइट थोड़ी सी इस पैटर्न में आगे बढ़ती है। इस पैटर्न को ही हम डिफ्रैक्शन कह देते हैं। ऐसे ही साउंड के साथ होता है, जो हमने पढ़ा भी था। मान लो आपके घर के अंदर कोई ऐसे विंडो टाइप है, विंडो के अंदर आपने कोई साउंड का सोर्स लगा रखा है, स्पीकर वगैरह, तो साउंड के सोर्स से क्या उस विंडो के सामने सामने आवाज आएगी? नहीं, पूरे कमरे में आवाज आ रही है। क्यों आ रही है पूरे कमरे में आवाज? क्योंकि साउंड भी डिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो करती है। इंटरफेरेंस हो या डिफ्रैक्शन हो, दोनों ही फिनोमिनाज एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक एक करके हम सारी टर्म्स डिस्क्राइब करेंगे। बने रहने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल कंसेक्यूटिव वे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा वेव ऑप्टिक्स की, और 4 से 5 वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेव ऑप्टिक्स खत्म कर लेंगे। सबसे पहले वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? मैं आपको इसको बहुत ही आसान से एग्जांपल को कंसिडर करके समझाऊंगा। जैसे कि आप किसी पानी की लेक के अंदर एक पत्थर फेंकेंगे। पत्थर फेंकते ही क्या होता है लेक के अंदर? लेक के अंदर ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बन के आते हैं। वो जो कोसेंट्रिक सर्कल्स बन के आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे अच्छे पैटर्न में दिखाई देते हैं, हर जगह बिल्कुल अच्छे पैटर्न में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पे भी आपने पत्थर मारा उस पॉइंट पे एकदम से वहां का जो सरफेस है ना, अगर हम इसका साइड व्यू लें, जो वहां का सरफेस है वो नीचे की तरफ गया ना, और अगर नीचे की तरफ गया तो वहां से ऐसे ड्यू टू इलास्टिक नेचर, हाँ, जो हमारा पानी का सरफेस टेंशन है उसकी रिजिडिटी के कारण इस टाइप से वेव्स फॉर्म हुई। यही वेव पानी के हर उस पोर्शन पे फॉर्म हुई है जो इस स्टोन के कारण डिस्टर्ब हुआ है। और अगर हर उस पोर्शन पे स्प्रेड हुई है ये लाइनिंग्स, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां पे पानी के अंदर जो वेव्स बनी हैं, जहां जहां पे उन वेव्स का क्रस्ट पोर्शन था, वो सारा क्रस्ट पोर्शन हर एक एंड पे सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बना। उसी के जस्ट बाद ट्रफ पोर्शन निकला। वो ट्रफ पोर्शन भी हमने हर स्टोन के हर इक्विडिस्टेंस पॉइंट पे वो ट्रफ पोर्शन बिल्कुल एक ही टाइम पे देखा। मतलब जैसे ही स्टोन फेंका वो इस टाइप से पानी वहां से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ दैट सरफेस टेंशन। हाँ, ऐसा ही फिनोमिना हमारा लाइट के साथ भी होता है। लाइट के अंदर अगर मैं एक सोर्स कंसिडर कर रहा हूं, वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको बनाने के लिए मैं ये चीजें समझा रहा हूं। मान लीजिए एक लाइट का सोर्स है या कोई भी एक बड़ी सी ट्यूब है। हाँ, वेव फ्रंट किसी भी शेप का हो सकता है। पहली चीज वेव फ्रंट के बारे में,
एक लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, हाँ लाइट जो एमिट कर रहा है, लाइट को अगर हम अब वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वेव्स की फॉर्म में लाइट को हम कंसीडर करेंगे। और अगर वेव इस टाइप से निकल रही है इस सोर्स के अंदर से, एक सोर्स है, हाँ एक लाइट का सोर्स है, तो उसके हर एंड पे से जो भी लाइट निकल के आई होगी वो सेम टाइम पे क्रस्ट बनाएगी, सेम टाइम पे ट्रफ बनाएगी। अगर हम उसके हर एक उस पार्ट को जो क्रस्ट पोर्शन पे है कनेक्ट कर देते हैं, हर एक उस पार्ट को जो ट्रफ पोर्शन पे है, क्रस्ट पोर्शन पे है, इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो लाइनें मैं बना रहा हूं ना, ये लाइनें क्या होती हैं? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए आपको तीन चीजें दिमाग में रख के इसको एक डेफिनेशन देनी है। क्या तीन चीजें? पहली चीज, ये पॉइंट जहां पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गया है हर एक रे का, या जहां पे इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड गया है हर एक रे का, हाँ जो उस एम्पलीट्यूड को मैं क्या कहूंगा? कंटिन्यूस लोकस पॉइंट। क्या? इट इज कंटिन्यूस लोकस पॉइंट ऑन ईच रे। हर एक रे के रास्ते में मैं कंटिन्यूस लोकस पॉइंट बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं कंटिन्यूस लोकस पॉइंट? हर एक रे का क्रस्ट अटैच करके, ट्रफ अटैच करके। कहीं पे भी मैंने क्रस्ट से ट्रफ अटैच नहीं किया या ट्रफ से क्रस्ट अटैच नहीं किया। क्रस्ट और ट्रफ क्या होती है स्टूडेंट्स? ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गया है उसको हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं, इस पॉइंट को मिला रहे हैं, और इस ऊपर की तरफ जो हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, इस लाइन से ऊपर की तरफ जो भी वाइब्रेशन है वो क्रस्ट, नीचे की तरफ जो है उसको हम ट्रफ कह देते हैं ना। तो मैंने हर एक क्रस्ट को कनेक्ट किया है। अगर आप एक वेव के क्रस्ट से दूसरी वेव के क्रस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइप से, ऐसे दूसरी वेव के क्रस्ट को ही कनेक्ट कर रहे हैं और उसी फेज को कनेक्ट कर रहे हैं, हर रे का आप सेम फेज कनेक्ट कर रहे हैं। फेज क्या होता है? देखो, एक वेव की इक्वेशन आपने, बेसिक इक्वेशन एक वेव की पढ़ी हुई है, ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, जिसमें कि इस ओमेगा टी को ना हम क्या कह देते हैं? फेज कह देते हैं। फेज क्या होता है? जो किसी भी टाइम पे इस y को हम क्या कह देते हैं? y को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। a को हम क्या कह देते हैं? उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओमेगा टी को हम क्या कह देते हैं? फेज। अब फेज होता क्या है बेसिकली? फेज एक ऐसी टर्म होती है किसी भी वेव की इक्वेशन में कि जिस टर्म के बेसिस पे हम उस वेव की पोजीशन बता सकें एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये है ना इंस्टेंटेनियस। जैसे कि मैं आपको बोलूं ओमेगा क्या होता है? 2π/t होता है जी। t अगर 0 है तो आपका फेज कितना आया? साइन 0 0। साइन 0 0 मीन्स y की वैल्यू कितनी आई? 0। अगर फेज आपका, जैसे कि एक वेव कंप्लीट होती है ना, तो यहां पे आता है हमारा t, यहां पे आता है 0, यहां पे आता है t/2, यहां पे आता है t/4, और फिर से इसके अंदर जैसे कि t/2 ऐड करते जाना है आपको। हर एक t/2 एडिशन के अंदर, सॉरी t/4 ऐड करते जाना है। हर एक t/4 एडिशन के अंदर ये आपका बन के आएगा 3t/4। ये एंड क्या है? 3t/4। तो हर जब आप स्मॉल t को 0 पुट कर रहे हो, जब आप स्मॉल t को t/4 पुट कर रहे हो, तो आएगा π/2। π/2 आएगा साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो y इज इक्वल टू व्हाट? a। जब आप t को क्या पुट कर रहे हो? t/2, यहां पे अगेन पाई, साइन पाई पे 0 रहता है। जब आप t को पुट कर रहे हो कितना? 3t/4, ये आएगा 3π/2, 270 डिग्री, यहाँ पे -1 होता है, मीन्स y इज इक्वल टू -a। तो ये सारी चीजें y क्या था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट वेव डिस्क्राइब कर रही है कौन? फेज। किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर आपकी वेव की पोजीशन डिस्क्राइब हो रही है तो वो फंक्शन फेज होता है। अब आप वेव
फ्रंट को डिफाइन करने के लिए फेज कैसे यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि क्रस्ट से क्रस्ट कनेक्ट हुई है, हर एक चीज में क्रस्ट से क्रस्ट कनेक्ट हुई है, ट्रफ से ट्रफ कनेक्ट हुई है, तब जाके एक वेव फ्रंट बना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम फेज में है हर एक रे, वाइब्रेटिंग इन ईच रे, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, हर एक रे सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है, एंड उसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन से परपेंडिकुलरली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको वेव फ्रंट डिस्क्राइब करते टाइम फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, पहली चीज कंटिन्यूस लोकस पॉइंट, दूसरी चीज वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, तीसरी चीज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये है एक वेव फ्रंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब वेव फ्रंट हमें क्यों पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते टाइम वेव फ्रंट ही क्यों पढ़ना है हमें, बिकॉज जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके दिया, उसी एग्जांपल वो जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैं रिकंसिडर कर रहा हूं। ये हमारा स्लिट है, ये हमारा स्क्रीन है हमारी, हाँ, यहाँ पे सोर्स लगा हुआ था, जो सोर्स है जैसा कि मैंने बताया वेव फ्रंट है ना, किसी भी शेप का हो सकता है, इज ऑफ एनी शेप, ओनली डिपेंड ऑन सोर्स, हमारे सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस शेप का होना चाहिए। हाँ, जैसे कि आप पानी के अंदर अगर एक स्टोन फेंकने की बजाय एक पूरी की पूरी लीनियर ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, जैसे कि किसी खंबे को फेंक दो है, या हमारे हाथ को ऐसे थपथपाने लग जाओ पानी की बाल्टी में, तो वेव ऐसे ऐसे निकल के जाएंगी, है ना। सेम यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप एक ट्यूब लाइट की, जिसके अंदर हर डायरेक्शन में वेव्स निकल रही हैं, हर डायरेक्शन में वेव्स इस टाइप से निकल रही हैं, तो आप उसकी भी हर क्रस्ट को अगर कनेक्ट करो तो क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। हर क्रस्ट को अगर कनेक्ट करो तो क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। एक सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, सोर्स हर डायरेक्शन में एमिट करता है ना रेज, हर डायरेक्शन, मतलब जो पानी का केस था वहां पे तो सिर्फ सर्कुलर बन रहा था, क्यों, क्योंकि पानी का जो प्लेन है वो 2 डायमेंशनल था, बट एक सोर्स, एक लाइट का सोर्स हर डायरेक्शन में रे एमिट करता है। तो अगर हर डायरेक्शन में रे एमिट करता है, हर डायरेक्शन में हम उसका क्रस्ट पकड़ना चाहें या ट्रफ पकड़ना चाहें वेव फ्रंट बनाने के लिए, तो वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट डेवलप होगा। तो एक सिंगल सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। यहां पे भी ऐसा ही एक सिंगल सोर्स है, इसका भी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और वो वेव फ्रंट यहां पे टकराएगा, किस पे टकराएगा, हमारे स्लिट पे टकराएगा। अब हाइगन्स प्रिंसिपल, हम वेव फ्रंट को आगे तक ले जाने के लिए हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हाइगन प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, देखो वेव फ्रंट या वेव ऑप्टिक्स को जिसने एक बेस दिया, आधार दिया, वो है हाइगन्स। हाइगन्स साइंटिस्ट का नाम है, जिसने बेसिकली वेव ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही अहम जो अपना एफर्ट दिखाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट दिखाया है। वो एफर्ट ये कि बोला हर वेव फ्रंट पे, क्योंकि हम लाइट को मान के चलते हैं ना, लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स इज द एनर्जी पार्टिकल इन लाइट। तो इसने उन्हीं फोटॉन्स को कंसीडर करते हुए बोला लाइट के अंदर जो आप वेव फ्रंट बना रहे हो ना, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है। मीन्स अगर मैंने एक वेव फ्रंट डेवलप किया, इस टाइप से एक वेव फ्रंट डेवलप किया, ये है वेव फ्रंट, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। मतलब ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिखाएगा, आपने हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिखाएगा। सो इट मींस
अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस सोर्स से निकली हुई इमेज इतनी बड़ी कैसे बनी, तो आप बेसिकली हाइगन प्रिंसिपल फॉलो करो कि इसकी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में जरूर रही होगी, हर एक पॉइंट की वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में जरूर रही होगी, इस डायरेक्शन में रही होगी तो हर एक वेव फ्रंट, हर एक कंटिन्यूअस लोकस पॉइंट उस पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। दो या दो से ज्यादा वेव अगर एक ही टाइम पे एक ही जगह से पास हो रही है तो आपस में इंटरफेयर तो करेंगी ना। साउंड के केस में ही ले लो, अगर आप किसी भी टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दो या दो से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साइमल्टेनियसली बजा रहे हो, तो जो हम म्यूजिक के लेक्चर में कहते हैं ना सुरताल में मैच कर जाना, वो क्या होता है, अगर आप सेम सुरताल मैच करके चलो तो आपका साउंड बेटर आएगा। अगर थोड़ा सा भी मैचिंग खराब हो रही है तो साउंड फिनिश। जैसे कि एक टीचर लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट शांति से सुन रहे हैं, तो वो टीचर की आवाज बेशक कितनी धीमी हो, पूरे क्लास तक स्प्रेड होगी या नहीं होगी। बट अगर स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो वहां पे इंटरफियरेंस होगा स्टूडेंट्स की वेव का और टीचर की वेव का, और वो डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे। डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे तो वो एक दूसरे को काटेंगे, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, इंटरफियरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और वहां पे कुछ भी नहीं जाएगा। इट मीन्स अगर मैं ये कहूं यहां पे ब्राइटनेस क्यों आई भाई, क्योंकि यहां पे आके इन दोनों की सुरताल मैच होने लग गई, मैच होने लग गई। इट मीन्स यहां पे आके हर जगह पे जो भी ब्राइटनेस के लिए मैं पॉइंट रख रहा हूं वो ये पॉइंट है कि हर जगह पे क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, और अगर क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल पा रहा है, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिवली मीट हो रही है, वो कंस्ट्रक्ट कर रही है एक ब्राइटनेस। अगर दो या दो से ज्यादा वेव इस टाइप से मीट कर रही है तो क्या होगा, ऐसा होता है ना, यही तो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही हैं और वो रिजल्टेंट वेव बना रही हैं, उस रिजल्टेंट वेव बनाने की सारी प्रोसेस को ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह देते हैं ना। मींस अगर ऐसे दो वेव्स कनेक्ट हो रही है कुछ भी नहीं बनेगा, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस क्या होता है, दो वेव्स का आपस में कनेक्ट होना, मिल पाना, है ना। दो वेव्स एक ही जगह पे साइमल्टेनियसली चल रही है तो वो आपस में पक्का इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर करेंगी तो वो ये दोनों के दोनों इंटरफेरेंस दे सकती है, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सो इसी चीज को हाइगन प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट रखा है। वो पॉइंट क्या है कि अगर आप वेव फ्रंट की एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हो तो अब आप ये समझो कि ईच पॉइंट on a wave front will act like a fresh source। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का एक फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि अगर आप उस पॉइंट पे ब्राइटनेस ढूंढ रहे हो तो ये वेव फ्रंट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, इस पॉइंट पे ब्राइटनेस ढूंढ रहे हो तो ये वेव फ्रंट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इन सभी वेव फ्रंट्स को सेम फेज में होना बहुत जरूरी है ना। तो ये तो थी वेव फ्रंट की एक्सप्लेनेशन एंड हाइगन्स प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन। अब अगर आप हाइगन्स प्रिंसिपल को समझ चुके हो तो हाइगन्स प्रिंसिपल एक और पॉइंट आपको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर जो है सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स समझाने के लिए एक और पॉइंट यहां पे रखता है कि आप एक वेव फ्रंट बनाओ, आप दूसरा वेव फ्रंट बनाओ, आप तीसरा वेव फ्रंट बनाओ, तो आप इनको तीसरा दूसरा पहला ऐसा कुछ मत कहो, आप कहो सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ये कौन सा वेव फ्रंट हुआ, ये भी प्राइमरी है, बट ये इस वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी बन जाता है। जो फाइनल वेव फ्रंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उससे जस्ट पहले वाला वेव फ्रंट होता है प्राइमरी
और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इसने बोला कि हर सेकेंडरी और प्राइमरी वेव फ्रंट के बीच में हर एक रे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी एंड द डिस्टेंस इज व्हाट, वीटी। वीटी क्या है भाई, वीटी यहां पे है, टी इज द टाइम इन बिटवीन टू वेव फ्रंट्स। इन दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। वो टी टाइम अगर आप वेव की रफ्तार के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि लाइट रेज की रफ्तार होती है c, सो ct इज द डिस्टेंस। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया है तो रफ्तार ऑब्वियसली धीमी होगी या तेज होगी, डिफर करेगी, है ना, तो वो हो जाएगा vt। मींस अगर हर एक रे दो वेव फ्रंट्स के बीच में ट्रेवल कर रही है तो वो हर एक रे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी फॉर द सेम मीडियम। ईच ray in between two wave fronts covers equal distance if the medium is similar for each ray। अगर हर एक रे के लिए हम मीडियम सेम रख पा रहे हैं तो हर एक रे सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स से जो आप सिग्निफिकेशन लेते हो। वेव ऑप्टिक्स, जो रे ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स का हमारा नया जो कंसेप्ट चला है, जो आप 12th क्लास के अंदर ही बेसिकली पढ़ते हो, इससे पहले आपने पढ़ा नहीं है, उसकी इंट्रोडक्शन। वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले वेव फ्रंट आपको समझना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें क्लास को, वीडियो को दोबारा पॉज करके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो किसी भी लेक्चर का, मतलब अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। इतने समझदार तो वैसे होती है, 12th क्लास में हो तुम। सो स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स की इंट्रोडक्शन मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जिसके अंदर हम वेव ऑप्टिक्स की जो वेव, इसको वेव थ्योरी भी कह देते हैं, इस वेव थ्योरी के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव करके दिखाएंगे, इनके लॉज प्रूव करके दिखाएंगे। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। वो दोनों लॉज मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करता हूं, क्योंकि अगर आप लाइट का कोई दूसरा नेचर पढ़ रहे हो तो पहले लाइट का जो हम रे नेचर पढ़ के आए हैं उसके बेसिस पे हुए फिनोमिनाज को जस्टिफाई करने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। इस क्लास के लिए अगर कोई भी डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में डालें। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।